गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, तो मार्च का सर हमारा करंट अफेयर्स चल रहा था। अब थोड़ा सा हम स्पीड अपना बढ़ाएंगे क्योंकि हमें अब जल्दी जल्दी अभी और भी मंथ हैं। अभी अप्रैल का भी कंप्लीट करना है, फिर मई का मंथ आपका कंप्लीट हो रहा है, फिर मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहले आगे के क्वेश्चंस करें, पिछले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। मतलब ये शायद अरुणाचल में तो नहीं पूछा है, बट हाँ अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Hindu rate of growth recently seen in news was first used by who amongst the following in 1978? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, राज कृष्णा या सी रंगराजन? बताइए सर। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू कुड रिमेम्बर। यस सर, बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज सी राज कृष्णा। आगे बढ़ते हैं सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ग्रीन कोल प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ग्रीन कोल का कंसेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में। तो एनटीपीसी ने अभी अपना पहला ग्रीन कोल प्रोजेक्ट के लिए एक प्लांट लगाया है, तो वो कहाँ पर लगाया है? न्यू दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर या फिर वाराणसी? बताइए सर। एनटीपीसी ने जो ग्रीन कोल का अपना प्रोजेक्ट लगाया है वो कहाँ पर लगाया है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज योर वाराणसी। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, ठीक है, टिल द लास्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स यहाँ तक की हमारी बात आ चुकी थी। इसके आगे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली राजस्थान सीएम अशोक गहलोत has announced the creation of 19 new districts in the state. With this, there will be a total how many districts in the state? अभी राजस्थान में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो राजस्थान के सीएम काफ़ी कुछ चेंजेस वहाँ पर लेके आ रहे हैं, कई नई पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं, काफ़ी एक अलग लेवल पे चेंज कर रहे हैं सिस्टम को। तभी उन्होंने नए 19 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे हैं। तो इस हिसाब से आप देखो तो वहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे? 53, 52, 51 या फिर 50? बताइए सर। हाँ जी सर, लगाइए, तुक्का लगाइए। चलो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज 50। ठीक है, टोटल अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं? 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। देखिए हमारे लिए चलो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, एक मिनट रुकिएगा बस। आई थिंक ये नंबर गलत है, 52 होगा। नहीं 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 नहीं, 50 है, 50 ठीक है। चलो, हाँ करेक्ट आंसर इज 50। ठीक है,
ओके। हाँ, तो हमारे लिए देखो मेन पॉइंट ये जानना था, क्या न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है? जैसे सेंट्रल लेवल पे हमें बताया, अगर नया स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, एक स्टेट को दो पार्ट पे बांटना है या नया स्टेट क्रिएट करना है, तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, अगर स्टेट में कोई डिवीजन करना है। लेकिन अगर स्टेट के अंदर नया कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और अल्टर और अबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, या तो वो लॉ बना के ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन है। यहाँ पर सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीजन करना है तो यहाँ पर सेंटर का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर रहे हो, या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करोगे तो वो उस मामले में फिर सेंटर रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन किसकी अथॉरिटी में आता है? रेलवे स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही आप रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले 33 था, अब 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुआ है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स और रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल अब 50 बचे। डेमो क्लास देने से बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों को डेमो क्लास के लिए इतना सारा लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप व्हाट्सएप करिएगा, हम लिंक आपको भेज देंगे। तो डेमो क्लास के लिए आप मान के चलिए, जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें आप वीडियो लेक्चर्स ओपन करिए, एपीएसएसबी डेमो नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखिए, उसमें सारे डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। Recently, fifth Poshan Pakhwada 2023 has been started. Which of the following is the nodal ministry for the event? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Science and Technology, Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child. बताइए, recently fifth Poshan Pakhwada has been started. Which of the following is the nodal ministry for the event? बताइए सर। तो ये पोषण पखवाड़ा कौन करवा रहा है? हाँ जी सर, पोषण पखवाड़ा 2023 स्टार्ट हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इवेंट? बताइए सर। बच्चों का करते हैं, तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बस बिल्कुल सही बात। ठीक है, बस इसी तरह से कांता भाई आपको वो लगाने होते हैं, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट गैसिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, पोषण पखवाड़ा सब को बच्चों से रिलेट करो, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नए नए इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे जन आंदोलन चल रहा है, जन भागीदारी चल रहा है, तो इसके थ्रू न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने जो बच्चे हैं उनकी हमें बढ़वानी है। ठीक है, तो इनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। ये सारे इवेंट्स पोषण पखवाड़ा में चल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माल न्यूट्रिशन की। इंडिया में जो बच्चे हैं हमारे, उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? माल न्यूट्रिशन की है। तो उस माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए ये स्कीम आपकी चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78।
Recently, which of the following Indian places have featured in the Time magazine's list of world's greatest places in 2023? Which of the following Indian places have featured in the Time magazine's list of world's greatest places in 2023? Ahmedabad, Kerala, Ladakh, Mayurbhanj, New Delhi and Rajasthan, Mizoram and Gangtok. करेक्ट आंसर क्या है? टाइम मैगजीन यूएसए की एक बड़ी रेप्यूटेड मैगजीन है, इसमें जिसका भी नाम आ जाता है तो वो फेमस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप काफी बड़ी है। तो टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन 2023, तो उसमें इंडिया की भी दो जगह हैं, तो वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं वो आपसे पूछ रहा है। कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं? हाँ जी सर। ऑलराइट, अब वो दो जगह हैं आपकी, एक है लद्दाख, एक है मयूरभंज। मयूरभंज बिलोंग करता है उड़ीसा को, तो उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज। तो यहाँ का आपको देख सकते हो हिस्टोरिक टेम्पल्स देख सकते हो, इंडेंजर्ड टाइगर्स देख सकते हो, वहाँ की क्विजीज देख सकते हो, वहाँ के एडवेंचर्स देख सकते हो। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख एंड मयूरभंज को दुनिया की बेहतरीन प्लेसेस में काउंट किया है, ठीक है। 50 लोकेशंस के नाम लिए गए हैं, उन 50 में से दो तो इंडिया की हैं, लद्दाख एंड मयूरभंज। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि टाइम मैगजीन एक दुनिया की एक बड़ी रेप्यूटेड मैगजीन है, दुनिया भर में इसको पढ़ा जाता है। तो अगर टाइम मैगजीन में इंडिया की लोकेशंस आती हैं, लाइक लद्दाख का नाम आता है, लाइक मयूरभंज का नाम आता है, तो इससे यहाँ का टूरिज्म और ज़्यादा प्रमोट होगा, ठीक है। तो जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए इकोनॉमी को फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर थी कि लद्दाख एंड मयूरभंज को टाइम मैगजीन्स ने अपना वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस में काउंट किया है। इसको कंफ्यूज मत कर लेना यूनेस्को से, ठीक है। यूनेस्को को कुछ लोग कंफ्यूज कर लेंगे कि यूनेस्को ने ऐसा किया है, यूनेस्को ने नहीं किया है, ये किसने किया? टाइम मैगजीन ने किया है, ठीक है। हालांकि अगर यूनेस्को ऐसा कुछ करता है तो और बड़ा स्टेप हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। The United Nations 2023 Water Conference will be held in which of the following countries? India, Germany, Japan, USA. यूनाइटेड नेशंस और वाटर कॉन्फ्रेंस करा रहा है। पानी की इतनी दिक्कत होगी दुनिया भर में कि यूनाइटेड नेशंस अब वाटर कॉन्फ्रेंस को फिर से रिवाइव कर रहा है। तो इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, जर्मनी, जापान या फिर यूएसए? बताइए सर, लगाइए तुक्का। ओके सर, तुक्का ही लगाना है तो इंडिया पे लगाओ, ये अपना पुराना लॉजिक रहा है, ठीक है। अगर दाऊ भी खेलना है तो इंडिया पे लगाओ, गलत हो जाए तो गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज यूएसए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जो पहली मतलब अभी काफी सालों में पहली बार करा रहा है फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 46 ईयर्स में देख सकते हो आप, पहली बार हो रही है फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस, ये यूएसए में हो रही है। देखिए 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर को दिए हैं, जो 2030 तक पूरे करने हैं। उन्हें कहते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें जो सिक्स्थ गोल है, 17 गोल्स में से जो सिक्स गोल है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी SDG 6, तो उसका एम भी क्या है? टू प्रोवाइड क्लीन वाटर
एंड सैनिटेशन फॉर एवरीवन बाय 2030। ठीक है, तो ये भी हमें फुलफिल करना है, साथ ही साथ पानी की समस्या को भी टैकल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है। तो इसका पर्पज ही यही है टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर ऑन सर्विंग ग्लोबल वाटर चैलेंजेस। ठीक है, इस बार का जो कॉन्फ्रेंस था उसका थीम था अवर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, तो ये इस बार का हमारा थीम था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 किसकी बात करता है? क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई है इस बार की? ये कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। Recently, the fourth Asian Kho-Kho Championship 2023 for men and women has commenced in which of the following states? खो खो चल रहा है सर, खो खो। खो खो खेला होगा शायद आप लोगों ने बचपन में। हमारे टाइम पे हम लोग का जो मोहल्ला होता था तो हम लोग के मोहल्ले में ये गेम खूब चलता था, खो खो वाला। स्कूल्स में भी चलता था। ठीक है, तो खो खो को अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। हम बता रहे हैं दुनिया को, देखो हम लोग खो खो खेलते, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, हम लोग खो खो भी खेलते हैं। तो खो खो को अब हमारा टारगेट है थोड़ा सा दुनिया भर में लेके जाना। तो अभी फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, किस स्टेट में स्टार्ट हुई थी? आसाम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में? ठीक है, बताइए कोई खेलता है खो खो? देखो अगर हॉकी की बात है तो बेधड़क मतलब तुक्का ही लगाना है तो उड़ीसा लगाओ। लेकिन मतलब उड़ीसा हॉकी में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे खेल उड़ीसा ही कराएगा। ठीक है, अपना नॉर्थ ईस्ट किसी से कम है क्या? हाँ, क्या लगता है सर, क्या आंसर होगा? रिसेंटली द फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप। देखो स्पोर्ट्स के मामले में मैं आपसे लोगों से काफ़ी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के आंसर बढ़िया देते हो। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार भी बढ़िया ही दोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, कबड्डी तो खेला है, खो खो नहीं खेला। ओके, खो खो नहीं खेला, कोई बात नहीं। चलो जी, बताइए भैया बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ भी तुक्का लगा दो भाई, एक हिंट भी दे दिया फिर भी नहीं करते हैं। बड़ा स्लो आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर इज आसाम। ठीक है, तो ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज कराया था? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने ये ऑर्गेनाइज कराया था। तो आसाम का अपना अलग खो खो एसोसिएशन है। और एक जो वहाँ का शेड्यूल एरिया स्टेट है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, इसमें 9 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। एशियन चैंपियनशिप थी तो एशिया की कंट्रीज होंगी। इसमें इंडिया था, बांग्लादेश था, साउथ कोरिया था, मलेशिया था, नेपाल था, भूटान था, ईरान था, श्रीलंका था और इंडोनेशिया था। तो ये सारे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो कंट्रीज मेनली ध्यान रखना, और कहाँ पर हुआ, आसाम में हुआ, इतना ध्यान रखिएगा तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, ओके। हाला मुले जी बस इसी में पार्टिसिपेट किए। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, आप पढ़ाई लिखाई में तेज हैं। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, आहा सर हर साल जिसका इंतजार रहता है, कौन कितना खुश है ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द इंडेक्स? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने टॉप किया है? कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मतलब जिन्हें वो ये चेक करते रहते हैं कौन कितना खुश है कौन कितना दुखी है, तो उनके लिए ये रिपोर्ट बढ़िया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कौन कितना खुश है कौन कितना दुखी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द इंडेक्स? फिनलैंड, डेनमार्क, भूटान, इंडिया। हाँ जी, तो क्या लग रहा है, क्या तुक्का मारेंगे?
कोई है जो इंडिया तुक्का मार रहा हो इसमें? इंडिया वाला कौन है? इंडिया वाला कौन है? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा बहुत भी अगर इस रिपोर्ट को जानते हो तो जो यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज ही इस तरह की रिपोर्ट को टॉप करती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भूटान और इंडिया का होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो आप अगर तुक्का लगा ही रहे हो तो फिनलैंड और डेनमार्क में से लगा सकते हो। और जब खुशी की बात आ जाती है तो जनरली नॉर्डिक कंट्रीज आगे रहती हैं। तो फिनलैंड और डेनमार्क में भी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फिनलैंड की ज्यादा है, ठीक है। फिनलैंड की ज्यादा, कोई किसी की खुशी खत्म नहीं करता, ठीक है। चलो, तो फिनलैंड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2012 में पब्लिश हुई थी, तो ये किसने प्रेजेंट की थी? बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल। 2012 से स्टार्ट किया था। तो इस बार की रिपोर्ट में टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है, ठीक है। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। पहले 130 प्लस थी, पहले 131 ऐसी कुछ थी, 130 प्लस थी कुछ इंडिया की रैंकिंग। बट दिस टाइम इंडियाज रैंकिंग इज 125, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्म किया, हमारी रैंकिंग पहले से बेटर हो गई है। हंसाने के मामले में मजाक वगैरह हम लोग बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कंट्री वाइज देख सकते हो, नंबर 1 पे फिनलैंड है, देन डेनमार्क है, देन आइसलैंड है, देन इसराइल है, देन नेदरलैंड्स है, देन स्वीडन है, देन नॉर्वे है, देन स्विट्जरलैंड है, देन लग्जमबर्ग है, देन न्यूजीलैंड है। इसमें आप सबसे मजेदार बात यह है कि यूएसए जो सुपर पावर है वो टॉप 10 में नहीं है। कोई भी बड़ा कंट्री आप उठा लो, यूएसए नहीं है, यूके नहीं है, फ्रांस नहीं है, ठीक है, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े दुनिया भर के सुपर पावर्स हैं, तो कोई भी टॉप 10 में नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वही टॉप कर जाते हैं। जैसे लग्जमबर्ग छोटा सा प्यारा सा कंट्री है, ये 9th नंबर पे, ठीक है। चलो जी, तो इतना जानना काफी है। इंडिया की रैंक जान लो, टॉप किसने करा है उसको जान लो, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज की जनरली इंडिया से थोड़ी सी बेटर रैंक आ जाती है, हाँ, भूटान की भी आ जाती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। रिसेंटली रानी रामपाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर टू हैव a stadium named after her, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। तो रानी नाम रामपाल जो है हॉकी प्लेयर की टीम है, एक्चुअली में वो कैप्टन भी हैं। तो उनके नाम पर एक हॉकी टर्फ क्रिएट किया गया है, ठीक है, एक स्टेडियम क्रिएट किया गया है हॉकी का, उनके नाम पर, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। तो वो किस सिटी में क्रिएट हुआ है? हाँ जी। अब इसमें भी वही हमारा, देखो, लॉजिक क्या जाता है कि हॉकी मतलब उड़ीसा, उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर, ठीक है। मतलब ठीक है, अगर नहीं पता तो तुक्का लगाने के लिए ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर भुवनेश्वर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इज रायबरेली। रायबरेली यूपी का पार्ट है। तो यूपी को कैसे आपने छोड़ दिया, यूपी को कैसे इग्नोर कर दिया? उम्मीदों का प्रदेश, उत्तम प्रदेश, यूपी कैसे भूल गए आप? ठीक है भैया। अब लो, वो रानी रामपाल नाम से पंजाब में पहुंच गए। पंजाब में नहीं जाना है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है, ठीक है। रानी रामपाल, born in 1994, is an Indian hockey player from Haryana. She is currently the captain for India's women's hockey team, ठीक है। 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है सर उन्हें, 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है। चलो, सारे तुक्के धराशाही हो गए यहाँ तक आते आते, पर चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया।
और ट्राई करने में कई बार हमें सफलताएं मिलती भी हैं, कई बार हम नुकसान भी उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई करना ये ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट तो आप सारे क्वेश्चन करा करो, कोई पैसे तो लग नहीं रहे, और साथ ही साथ आपका अटेम्प्ट करने से आपका इंटेलिजेंट गैसिंग और बेटर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी एक आर्ट है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब भी एक आर्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। अभी किसी एक स्टेट ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और वो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। इसको लेके काफ़ी मेडिकल डॉक्टर्स ने काफ़ी इसको लेके प्रोटेस्ट करा, बट गवर्नमेंट ने जो उनकी थोड़ी डिमांड्स वगैरह थी तो कंसेंसस करके वो प्रोटेस्ट अभी ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, तो वो पहले अभी काफ़ी इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी इसको लेके विवाद भी रहा। तो अभी हाल फिलहाल में लेकिन पहला स्टेट कौन बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास करा है, ये सवाल पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ लोगों का खाता नहीं खुला है, आई थिंक इसमें खाता खुल जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी न्यूज़ से लगाव होगा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर आप न्यूज़ सुन लेते होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही टाइम आप हिमालय पे रहते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर दुनिया में आके आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आप इसका आंसर सही कर पाएंगे, उम्मीद है। कांता भाई, आप लग रहा है दुनिया से अलग ही कहीं रहते हैं। चलो इसका करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। अब कुछ का लॉजिक जा रहा है, हेल्थ की बात हो रही है तो सोशलिस्टिक पॉलिसी है और ऐसा काम केरला ज़्यादा अच्छा करता है, तो कुछ का आंसर केरला जा रहा है। वो भी ठीक लॉजिक है अगर नहीं सुना है, बट ये क्वेश्चन तो अभी काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, मतलब ये बात तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी, तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए थे। इतना तो सर आपको न्यूज़ पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो फ्रंट टॉप पेज की न्यूज़ रही है काफ़ी टाइम। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है, तो राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है। देखो अगर किसी चीज़ का अधिकार सरकार आपको दे देती है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर वो काम नहीं कर पाते हो तो सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन दे रहा है, मतलब अगर आपका बच्चा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसे पढ़ा पाओ, लेकिन उसके पास राइट टू एजुकेशन है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड करे। इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट का ये राइट टू हेल्थ बिल है। इसके हिसाब से अगर डॉक्टर को दिखाना हो, दवा देना हो, डायग्नोस्टिक करना हो, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट करना हो, कोई प्रोसीजर मतलब कोई आपका सर्जरी वगैरह करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर किसी आम आदमी के पास पैसे नहीं हैं तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी। तब हुआ क्या करेगा, राजस्थान के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली फुल होते हैं, अगर सरकारी में है तो ऑब्वियसली उनका फिर फ्री ही हो रहा है, तो वहां तो सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही रही है। लेकिन अगर अब व्यवस्था ये भी है कि अब अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप का जो भी खर्चा अगर आप वो पे नहीं कर पाते हैं तो आपके हिस्से का पेमेंट वो कौन करेगा? सरकार पे करेगी। ठीक है, तो ये है इस बिल का की फीचर। ठीक है, द बिल मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस विदाउट वेटिंग फॉर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज एंड गिव मेडिसिन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विदाउट चार्जिंग मनी। मतलब अगर इमरजेंसी कोई केस आ गया है, किसी की हालत ऐसी है कि अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसे उसकी जान भी जा सकती है, इसको कहेंगे इमरजेंसी केस। अगर इस तरह का कोई केस आ जाता है तो फिर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल फॉर्मेलिटीज में ना पड़े, डायरेक्ट इलाज शुरू करे, पैसे की चिंता ना करे, अगर वो बंदा नहीं देगा तो सरकार देगी। ठीक है, तो ये इस बिल का की फीचर है। ठीक है, चलिए, तो वैसे बिल अच्छा है, बिल बुरा नहीं है, लेकिन इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इससे उन पर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट कराने आएंगे तो उनके ऊपर फिर बर्डन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से। और दूसरा एक सिचुएशन ये भी रहता है, मेडिकल हॉस्पिटल्स कहते हैं कि सरकार इलाज तो करवा देती है, फिर सरकार पैसा देने में बड़ा डिले करती है। ठीक है, तो ये भी सरकार के ऊपर एक एलिगेशन लगता है, तो इस वजह से कुछ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। अब सर यहाँ पर अब बात निकल ही आई है तो एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं, राइट टू हेल्थ होता क्या है। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन है कि सबके पास शिक्षा का अधिकार है, इसी तरह से राइट टू हेल्थ कि एवरी ह्यूमन बीइंग
इज एंटाइटल्ड टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ह्यूमन डिग्निटी का एक इसेंशियल कंपोनेंट माना गया, ठीक है। राइट टू हेल्थ को ह्यूमन डिग्निटी का इसेंशियल कंपोनेंट माना गया है, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ आपका WHO से निकल के आया था, ठीक है। तो WHO ने कहा था कि कुछ हेल्थ के टर्म्स बनाए जाएं जिसे ह्यूमन राइट्स कहा जाए, ठीक है। उसके बाद उसको ह्यूमन डिग्निटी का एक इसेंशियल कंपोनेंट माना गया, ठीक है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो अगर हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है तो ये भी एक तरीके से एसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन डिग्निटी का, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 भी बोलता है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमारे सिटीजन्स को दिया जाए। तो अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाएगा तो उसमें राइट टू हेल्थ भी इसका पार्ट बन जाता है। तो राइट टू हेल्थ हमारे संविधान में डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा है, बट इनडायरेक्टली वो हमारे संविधान का पार्ट है, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड इंडिया में क्या प्रोविजंस है, एक तो देखो हमने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में साइन किया था। ये बेसिस बना था हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के फॉर्मेशन का। फंडामेंटल राइट्स का फॉर्मेशन के बेसिस से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 प्लस साथ ही साथ जो बिल ऑफ राइट्स है अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है जहां पर उनके फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, तो ये हमारे संविधान के लिए बेसिस बने थे टू फॉर्म फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन कर रखा है 1948 में, उसका इंडिया सिग्नेटरी है। तो उसका जो आर्टिकल 25 है इस डिक्लेरेशन का, वो कहता है कि इट ग्रांट्स द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग टू ह्यूमंस इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और नेसेसरी सोशल सर्विसेज, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। तो ये मेडिकल केयर देखो ये भी किसकी बात हो गई, राइट टू हेल्थ। प्लस हमारे संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है, और हम कहते हैं कि राइट टू हेल्थ भी एक तरीके से राइट टू लिव विद डिग्निटी का ही पार्ट है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप डिग्निटी के साथ कैसे जी पाओगे, ठीक है। मतलब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको खांसी आती रहती है, आप इलाज नहीं करा पा रहे हो, आप खांसोगे, लोग हंसेंगे, आपकी डिग्निटी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो इट इज अ पार्ट ऑफ लिव लाइफ विद डिग्निटी। उसके बाद जो हमारे DPSPs हैं, ठीक है, 38, 39, 42, 43, 47, ये सब भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे संविधान में राइट टू हेल्थ डायरेक्टली नहीं लिखा है बट इनडायरेक्टली सारे आर्टिकल्स उधर ही इशारा करते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद जुडिशरी ने भी इस बारे में कुछ कहा है। जैसे 1996 में केस आया था जुडिशरी में, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति केस, ठीक है, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इन अ वेलफेयर स्टेट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मोर ओवर इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज फॉर इट्स पीपल, ठीक है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अपने लोगों तक सरकार पहुंचाए। साथ ही साथ एक 1989 का परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था every doctor whether at a government hospital or otherwise has the professional obligation to extend his or her services with due expertise for protecting life, ठीक है। तो ये दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली क्या कहते हैं इसको प्रोटेक्ट राइट टू हेल्थ देने की बात की गई है, लेकिन नहीं लिखा। अगर लिख देंगे तो सरकार को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा संविधान एक तरीके से कह सकते हैं राइट टू हेल्थ की तरफ इशारा करता है। तो अगर सरकार के लिए पॉसिबल हो तो ये प्रोवाइड करे, लेकिन इसमें क्या है, खर्चा बहुत आता है, सरकार के ऊपर बर्डन बहुत पड़ता है, इसलिए सरकारें ऐसा कानून लाने से बचती हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट की सरकार ये कानून लाती है तो वैसे अच्छी बात है, ऐसा कानून आए, ठीक है। तो रिगार्डिंग राइट टू हेल्थ क्या होता है, राइट टू हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे संविधान में या इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या लिखा है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, तो ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट टू हेल्थ के रिलेटेड,
ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल का इनाग्रेशन किया है। ये ये पोर्टल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होस्ट कर रही है? ललित कला एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, या इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज? बताइए सर, इनमें कौन सी इंस्टीट्यूशन? अरे दादा, थम्स अप को इमोजी नहीं मिल रहे तो बड़ी टेंशन की बात है। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन होस्ट कर रहा है वैदिक हेरिटेज पोर्टल? चलो, करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। वैदिक हेरिटेज पोर्टल क्या होगा? इसमें आपको वेदा से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, ऑडियो में, वीडियो में, हर तरह से। ठीक है, मतलब 550 आवर्स का कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। इसको बनाया है, होस्ट करा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है ये बॉडी, ठीक है, ट्रस्ट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। Recently, Egypt has officially became the member of the New Development Bank. NDB is a part of which of the following organization? ठीक है, तो इजिप्ट अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बना है, तो न्यू डेवलपमेंट पार्ट इज बैंक इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट प्रोबेबल आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा, एनडीबी किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? ये एनडीबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये दो क्वेश्चन ही बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर एनडीबी से बनेंगे तो अभी इजिप्ट ने इसको ज्वाइन किया है, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज में है। तो सवाल ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? हाँ जी, ये है ब्रिक्स का पार्ट। देखिए, अभी तक ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी बैंक्स चलती थी वो चलती थी डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का या यूं कह ले अमेरिका का डोमिनेंस काफी ज्यादा था। तो जिन कंट्रीज को अमेरिका चाहेगा उन कंट्रीज को बहुत आसानी से वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन मिल जाता है। लेकिन सिर्फ अमेरिका पे तो सर लोन के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। तो जो हमारा ब्रिक्स का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो इन्होंने प्लान किया कि हमारा एक रीजनल भी एक कोई एक बैंक हो सकता है। हम लोग भी दुनिया भर में लोन बांटेंगे और अपनी कंट्रीज में भी इस बैंक के लोन को यूज करके डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। अब इसमें जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसे हम कम कर देंगे बार बार, मतलब अमेरिका को नहीं खुश करना पड़ेगा। उसमें अमेरिका अपना फायदा देखेगा ना कि उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी के लोन से। तो इसीलिए हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से हटके एक नया बैंक क्रिएट कर दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज का अपना खुद का बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप से ब्रिक्स कंट्रीज को मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर कंट्रीज है, तो जो चाहे वो ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है। ठीक है, अभी 2021 में बांग्लादेश एंड यूएई ने इसको एज ए मेंबर ज्वाइन किया था। ठीक है, अभी इजिप्ट ज्वाइन कर रहा है, उरुग्वे इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में याद रखना इसका हेडक्वार्टर इज इन चाइना। शंघाई इज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चाइना। तो शंघाई इसका कैपिटल हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपका ब्रिक्स में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने कलीग्स के भी साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।